और आपको बता दें कि ईडी ने आईएएस मनीष रंजन से 9 घंटे तक पूछताछ की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें आईएएस मनीष रंजन से ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की है। 30 जून को ईडी ने मनीष रंजन को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है और साथ ही आपको बता दें कि ईडी के सवालों पर मनीष का कुछ मालूम नहीं वाला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। उनसे जो सवाल पूछे गए उस पर उनका कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाले पर ईडी की तफ्तीश से पूरा विभाग फिलहाल सहमा हुआ है। आपको बता दें कि दूसरे समन के बाद से आईएएस मनीष रंजन ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पे उन्हें ईडी अधिकारियों के सवालों का सामना करना पड़ा था। ईडी ने 9 घंटे तक लगातार उनसे पूछताछ की है और 3 जून को वापस से ईडी ने मनीष रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया है। और वही साथ में आपको बता दें कि ईडी के सवालों पर मनीष रंजन का कुछ मालूम नहीं वाला रिएक्शन सामने आया है। टेंडर कमीशन घोटाले पर ईडी की तफ्तीश से पूरा विभाग फिलहाल सहमा हुआ है। पूरा मामला आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के यहां से करोड़ों की नोटों की बरामदगी का मामला है। उसके बाद से लगातार ईडी की रडार पर कई बड़े अधिकारी आ रहे हैं और उसी सिलसिले में आपको बता दें कि आईएएस मनीष रंजन को भी दूसरी बार समन भेजा गया था, जिसके बाद से वो ईडी कार्यालय पहुंचे कल, जहां पे 9 घंटे उनसे पूछताछ की गई है और ईडी के सवालों पर मनीष का कुछ मालूम नहीं वाला रिएक्शन सामने आया है। ऐसा कहा जा रहा था कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, आईएएस मनीष रंजन से 9 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की है, लेकिन बड़ा अहम बात ये जो सामने आ रहा है कि उनका रिएक्शन ऐसा था कि जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। क्या कुछ जानकारी है फिलहाल आपके पास? समन के बाद आईएएस मनीष रंजन ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनसे कल 9 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। पूछताछ में सबसे अहम बात जो है वो पहले हाफ में उनसे सेपरेट पूछताछ की गई थी, उसके बाद दूसरे हाफ में दोपहर के बाद जो है मंत्री आलमगीर आलम के सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की गई। लेकिन जो सवाल ईडी के अधिकारी लगातार जो मंत्री आलमगीर आलम से भी पूछते आ रहे थे और इधर आईएएस मनीष रंजन जब ईडी कार्यालय पहुंचे थे, तब जब उनसे वो सवाल पूछे गए तो मानो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे उन्हें कोई मालूम ही नहीं कि विभाग का कार्यपालिका कैसे चलती। उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। इसके बाद ईडी के अधिकारी लगातार 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई है। उसके बाद 3 जून को जो है एक बार फिर से उनको बुलाया गया है। पूछताछ पूरी नहीं होने की बातें कही गई है कि पूछताछ में आईएएस मनीष रंजन ने भी सहयोग नहीं किया। जब उनसे पूछे गए कि इतने पैसे जो है भ्रष्टाचार के 3000 करोड़ से भी अधिक का जो घोटाला हुआ है वो किनके कहने पे हुआ है, जब आप ग्रामीण विकास विभाग में थे तब आपने क्यों इसका कंप्लेन नहीं किया कि आपकी भी संलिप्तता थी। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जो है ईडी ने ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन ईडी के सवालों के जवाब पर सिर्फ भागते नजर आए आईएएस मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम। जब आईएएस मनीष रंजन से ईडी ने सवाल जवाब किए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसकी मुझको जानकारी नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो मैं करता ही नहीं। इस तरह के सवालों के जवाब वो देते नजर आए। जैसे मान लीजिए कि आप एंकर हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे यही सवाल पूछा जाए कि आप एंकरिंग कैसे करते हैं तो आप रिएक्ट करेंगे एंकरिंग, ये कैसा शब्द है, ये तो मैंने पहली बार सुना है, ये तो मैं नहीं जानता कि एंकरिंग होता क्या। तो उसी तरह आईएएस मनीष रंजन से जब ईडी ने सवाल किए तो ठीक उसी तरह से उन्होंने जवाब दिए कि भ्रष्टाचार मेरे विभाग से नहीं हुए, मेरे द्वारा नहीं। वहीं मंत्री आलमगीर आलम से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने सीधा जो ठेका है वो अधिकारियों के ऊपर फोड़ दिया कि सचिव के द्वारा ही फाइलें आती है और मंत्री का काम सिर्फ उस पर हस्ताक्षर करना और फाइलों को आगे बढ़ाना है, ना कि उस पर प्रपोजल बाकी चीजें देखने का काम है। तो एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप जो है गढ़ते नजर आए। लेकिन इस बीच ईडी जो अपना काम लगातार कर रही है और जो एविडेंस मिले उन एविडेंसों के आधार पे ईडी पूछताछ कर रही है और 3 जून को जब आईएएस मनीष रंजन जब पूछताछ के लिए पहुंचेंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि दूसरे दिन के पूछताछ पर ही जो है मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई थी। तो ऐसा ना हो कि गिरफ्तारी की तलवार आईएएस मनीष रंजन पर भी लटक सकती है। जी
चित्ररंजन, कल जब हम इसी मुद्दे पे बातचीत कर रहे थे, जब आप ईडी कार्यालय के बाहर खड़े थे, तो आपने बड़े अच्छे से मुझे ये बात बताई थी कि किसी भी नौकर के यहाँ या पीए के पीएस के नौकर के पास इतना पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि नौकरों को कोई कितना ही ज्यादा पैसा दे देगा। आप सचिव रह चुके हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, झारखंड का सिस्टम आप चला रहे हो, फिर इस तरह से आप अपना पलड़ा झाड़ेंगे और कहेंगे कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो ये तो कई अहम सवाल फिर आप पे खड़ा करते हैं। क्योंकि सही बात है कि नौकरों को कोई बिना आपकी संलिप्तता के इतनी बड़े अमाउंट तो नहीं दे सकता। और आपने जैसा कि कल बताया था कि 3 महीने के अंदर ये जो कैश बरामद किया गया है, ये सिर्फ 3 महीने की गाड़ी कमाई थी। तो आप सोच सकते हैं कि 3 महीने में जब इतना अमाउंट मिल सकता है, तो सालों साल से ना जाने कितना लूट खसोट चल रहा होगा झारखंड में। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। आप अंदाजा लगाइए, जब 3 महीने का कलेक्शन एक व्यक्ति का 35 करोड़ रुपए की राशि होती है, तो अधिकारियों का परसेंटेज बटा हुआ है। ऐसा नहीं कि अधिकारियों को ये परसेंटेज बटने का पैसा जमा हुआ था, ये बांट कर उतने पैसे इकट्ठे किए गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि 4.5 वर्षों में, इस सरकार के कार्यकाल के 4.5 वर्षों में भ्रष्टाचार का कितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा और कितने लोगों में बटा होगा। आप अंदाजा लगाइए कि आपके यहाँ कोई अगर चाय बनाने, झाड़ू पोछा करने आती है, उसकी सैलरी कितनी होगी? 8,000, 5,000, 7,000 होगी। अब उसके घर पे अगर करोड़ों रुपए पैसों का पहाड़ खड़ा हो जाए, तो वो किस पर शक जाएगा? जाहिर तौर पे आप पर शक जाएगा कि आपके भरोसेमंद है, आपने उन्हें पैसे रखने के लिए दिए थे और वहीं से पैसे का जो डीलिंग है वो होता है। तो उसी तरह का खेल सरकार में भी और अधिकारियों में भी और मंत्रियों में भी चल रहा है कि अपने भरोसेमंद को ही वो अपने नौकर रखते हैं, नौकरों के ही अकाउंटों पर पैसे रखते हैं और उनके नाम पर बेनामी संपत्ति भी इकट्ठे की जाती है। यह पहला मामला ऐसा सामने नहीं आया, इससे पहले भी कैसे मामले उजागर हुए जहां नौकरों को करोड़पति बताया गया है कि उनके जो नौकर हैं वो करोड़पति निकले हैं। तो देखिए, नौकर जो है बहुत विश्वसनीय होते, जो शुरुआती दौर से ही किन्हीं के साथ रहते हैं। तो नौकर के नाम पे करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करते हैं। उसके बाद कई मामले ऐसे भी आए जहां नौकर की हत्या कर दी जाती है, नौकर ही गायब हो जाते हैं। तो सारी राशि का गबन बहुत तरीके से किया जाता ताकि किसी को शक ना हो। अब किसी नौकर के यहाँ किसी को शक होगा कि करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार करने के भी नए नए तरीके लगातार इजाद किए जाते हैं कि कैसे लोग उससे बच सकते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, जब भ्रष्टाचार पर जब चाबुक चलती है तो उस चाबुक पर सबको लगती है जो भ्रष्टाचार के खेल में शामिल होते हैं। ईडी 2022 से इस पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार का मामला देख रही है। 2022 से लगातार ईडी जांच कर रहा है। इस जांच में कई आईएएस अधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री तक इस चपेट में आए हुए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चित्ररंजन। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पे बने रहिएगा। तो ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे थे, जहां ईडी ने 9 घंटे तक मनीष आईएएस से पूछताछ की है और उनका ऐसा रिएक्शन आया जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है।